हेलो, नमस्कार मित्रों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, सर्वनाम, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इसका सही उपयोग क्या है, कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टेंस पढ़ाने से पहले कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो प्रोनाउन जरूर आएगा और प्रोनाउन के प्रकार भी आएंगे। उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। हाँ, मेरे बनाने में थोड़ी सी कमी हो गई थी उस वीडियो में, शायद बाद में, लेकिन इस बार मैं सुधार कर लिया उस चीज को। तो आज मैं आपको थोड़ी समय लेकर के आपको पहले प्रोनाउन बता दूं, फिर आगे के टेंस के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं बता चुका हूं, अगला वीडियो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर होगा। उम्मीद है आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको मैं समझा दूं, मैं पहले ही लिख लिया हूं, इसलिए देखिए। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, सर्वनाम एवं इसके प्रकार। प्रोनाउन माने सर्वनाम होता है, एंड इट्स काइंड, काइंड माने प्रकार होता है, मतलब सर्वनाम और इसके प्रकार। सर्वनाम तो सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोली जाती है वही सर्वनाम होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम अगर ले लें, रमेश नाम ले लें। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रमेश ये करता है, रमेश वो करता है। बार बार उसका नाम लेना क्या है, वाक्य को अशुद्ध बनाता है। तो रमेश के जगह पे हम जो सर्वनाम प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन जो प्रयोग करते हैं, वही हम उसके बारे में जानेंगे आज। जैसे अब इसको शुद्ध करें तो क्या होगा, रमेश एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह यह करता है। मतलब रमेश के स्थान पे जब हम वह प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारा प्रोनाउन है। अगर मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं जीरो से बताऊंगा तो मैं जीरो स्तर से बता रहा हूं। बहुत से बच्चे इस चीज को आप समझेंगे कि अरे सर ये तो हम बहुत पहले जानते थे। ठीक है बेटा, आप जानते हो, अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मुझे उनको भी बताना अधिकार है। आप थोड़ा सा अगर जानते हैं तो वीडियो फॉरवर्ड करके आप देख लीजिए। आगे की जानकारी मैं आपको भली भांति एकदम शुद्ध अपनी भाषा में आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे सर्वनाम जो होते हैं मुख्य रूप से आप जानते हैं तीन भागों में। उससे प्रोनाउन एंड काइंड में जाएंगे तो बहुत सारे आपको प्रयोग मिलेंगे, लेकिन जो ग्रामरली व्याकरण की भाषा में, इंग्लिश की भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं, वो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सर्वनाम जो होते हैं जिसके तीन होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये जानिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो व्यक्ति अपनी बात कहता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। कहने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला व्यक्ति सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वह थर्ड पर्सन होता है। ग्रामर में आप आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो इस प्रोनाउन की महत्व आप भली भांति समझेंगे। तो जैसे देखिए, कहने वाला व्यक्ति क्या है, यह मैं पहले लिख दिया हूं। इसके ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई और वी, जैसे कि आई वी, आई मीन्स होता है मैं का मतलब मैं खुद, हम, वी मीन्स हम। जैसे मैं और हम का जब प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने लिए ही प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब इसके पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है कर्ता के रूप में जब प्रयोग होता है, सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कर्ता के रूप में। रिलेटिव केस जब संबंध होता है, जैसे मान लीजिए यह मेरा है, तो मेरा मतलब कोई सामान, जैसे मान लीजिए यह मेरा किताब है, या ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर से संबंध मेरा है, तो ये सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव केस में बदल जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मान लीजिए यह किताब मेरे लिए है, तो इसका मतलब किताब पर आपका अधिकार है, ऑब्जेक्ट आपका है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। आप देख रहे हैं कि एक प्रोनाउन के तीन प्रकार होते हैं। सब्जेक्टिव केस माने कर्ता के रूप में अगर लिखना हो तो ये आई हो जाएगा, रिलेटिव केस माने संबंध कार्य के रूप में माई हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जा रहा है। सेम वही काम यहाँ पे प्रोनाउन में देखिए, फर्स्ट पर्सन में वी है तो इसका रिलेटिव केस और हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो आप जानते हैं केवल यू ही होता है। यू क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी बात कहेंगे तो किसी दूसरे पर्सन से कहेंगे, इसीलिए इसको सेकेंड पर्सन कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं तो सुनने वाला कोई दूसरा ही होगा,
तो इसीलिए इसको सेकंड पर्सन कहा जाता है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। कर्ता के रूप में लिखेंगे तो यू लिखेंगे, संबंध कारक जैसे यह तुम्हारी चीज है तो इट इज योर, मान लीजिए जो भी हो, योर थिंग्स, या यह तुम्हारी किताब है तो दिस इज योर बुक। तो यू से अगर आप कहेंगे दूसरे व्यक्ति से तो ये संबंध कारक हो जाए, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है, अर्थात सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर होता है थर्ड पर्सन, अर्थात आई वी और यू से जो बच गए जो भी सर्वनाम वो सब थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम बात ही करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। जैसे मान लीजिए ही माने वह होता है, जो अगर मैस्कुलिन जेंडर पुरुष लिंग में अगर है तो ही लड़के के लिए पुरुष लिंग के लिए होता है, सी स्त्री के लिंग के लिए होता है, वह के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए होता है, और दे भी होता है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, मतलब मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन अर्थात आई, आपका मतलब यू, तुम और आप दोनों के लिए यू ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, और हम बात करें कि मैं आपसे कहता हूं कि वे बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जो मैं तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन। तो कभी बात करेंगे तो हम इन तीनों के बाद मतलब कभी भी मुद्दा उठेगा तो आपसी वार्तालाप तो होती रहती है, लेकिन कभी मुद्दा किसी बात में उठेगा तो तीसरे व्यक्ति के बारे में उठेगा, इसीलिए इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए ही है तो इसका अगर रिलेटिव केस हो जाता है, जैसे वह उसकी किताब है तो ही इज या दैट इज हिज बुक, या मोहन की किताब है दिस इज मोहन बुक हो जाता है। सी अगर लड़की का नाम है या सी प्रोनाउन है तो उसके साथ हर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही होता है। इसके अलावा इट है, निर्जीव वस्तु के अगर चीज है तो इट्स होता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। दे होता है तो दे यहां पर सबसे ध्यान देने योग्य बातें यहाँ दे में होती है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन दे सब्जेक्टिव केस, देयर रिलेटिव केस, और दे में यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब देयर देखिए स्पेलिंग में अंतर है, यहाँ पे THEIR देयर, यहाँ दे के साथ रिलेटिव केस है, लेकिन अगर यही देयर मैं लिख दे रहा हूं THERE, अगर ये देयर यहाँ पे कहीं लिखा रहा है तो देयर का मतलब वहां होता है, और देयर का मतलब यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक राजा था तो क्या कहते हैं, देयर वाज ए किंग, वहां देयर का अर्थ कुछ नहीं होता, मात्र अंग्रेजी भाषा की बनावट के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि आज बहुत गर्मी है, यहाँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर अगला सेंटेंस मैं आपको अगले दिन प्रोवाइड करा दूंगा इस संदर्भ में। तो फिलहाल आप इस प्रोनाउन को, इस चार्ट टेबल को भली भांति एक बार, पहले आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि टेंस जब मैं बनाऊंगा तो देखिएगा इसमें किसका प्रयोग कैसे हो रहा है। इसलिए आप अच्छे से इसको, अगर स्टूडेंट है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और हमेशा देखिएगा इसका प्रयोग प्रत्येक टेंस में, कोई भी टेंस हो प्रत्येक टेंस में इसका प्रयोग होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।